मेरी आवाज आ रही है मेरे बच्चों ऑनलाइन? पक्का? हाँ या ना? हाँ चलो जी। सर लास्ट क्लास में बरसात से पहले हम ये सवाल सॉल्व करे थे, याद आ रहा है? अच्छा जी, आए जरा सर इस सवाल को मैं सॉल्व कराऊं। ये कह रहे हैं जनाब, बॉल पीएलसी कंप्यूटर मैन्युफैक्चर एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी टू डिलीवर 300 कंप्यूटर्स। ये ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है मेरा। कितने कंप्यूटर मैंने डिलीवर करने? 300। कितने के टोटल? 6 लाख के। एक यूनिट कितने का? 2000 का। ड्यू टू नेसेसरी प्रिपरेशन वर्क्स, फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी जो कि हमारा बायर है, अग्रीज टू डिलीवर द कंप्यूटर्स इन 3 सेपरेट डिलीवरीज। ठीक है जी। अब मुझे एक बात बताएं सर, 3 महीनों में हमने टोटल 100 यूनिट डिलीवर करने कस्टमर को। ठीक है जी। अब बताएं सर, वो कह रहा है आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी, इसका मतलब है पहला डिलीवर तो हो गया ना। आपकी कल वाली क्लास अभी तक अपलोड नहीं हुई, लास्ट क्लास अपलोड नहीं हुई। हाउ इज इट पॉसिबल यार? क्लास में लड़की तो नहीं बैठी? अच्छा बैठी, गाली देता नहीं इनको इनको। इधर टीचर जो है ना वो अपनी सत्यानाश कर देता है अपना, और पीछे से ये हाल है कि यार लेक्चर ही नहीं किया, वो डिलीवर नहीं किया। चलो खैर है, खैर है, खैर है, खैर खैर। चलो अब मुझे एक बात बताएं सर, मेरे पास 100 यूनिट मैंने डिलीवर कर दिए आउट ऑफ 300 यूनिट्स, ऐसा? रेट कितने का भैया? मेरे पास 2000 ईच। टोटल कितने? 6 लाख। इसमें से मेरे बच्चों मैंने कितने डिलीवर कर दिए? 100। 2000 वाले कितने हो गए? ये 2 लाख हो गए मेरे बच्चों। तो बताओ, मैंने 2 लाख की सेल्स बुक कर ली होगी, एंट्री क्या पास की होगी? अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट कितने से? डन हो गया। फिर इसके बाद सर मेरे पास कितना रहेगा यूनिट्स? कितना रहेगा यूनिट्स? 200। और टोटल वैल्यू कितनी रहेगी? 4 लाख। अब बताएं क्या कह रहा है वो कह रहा है भैया, हाउ एवर बॉल पीएलसी अकाउंट फॉर द रेवेन्यू फ्रॉम दिस कॉन्ट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001 इफ। बताओ बताओ कितना रेवेन्यू और बुक करें हम? सिनेरियो 1 सर नहीं, फिर हमने वो क्या, आफ्टर द फर्स्ट डिलीवरी फॉरवर्ड यूनिवर्सिटी एंड बॉल पीएलसी अमेंड द कॉन्ट्रैक्ट। सर 200 एक्स्ट्रा यूनिट हमने सप्लाई करने, इसका मतलब है 200 यूनिट हमारे पास क्या हो रहे हैं और ऐड हो रहे हैं। किस रेट पे? सिनेरियो 1, द प्राइस ऑफ एडिशनल 200 यूनिट्स वर अग्रीड एट 388,000, 1940 का। ठीक है जी। बॉल पीएलसी प्रोवाइडेड अ वॉल्यूम डिस्काउंट ऑफ 3% फॉर एडिशनल डिलीवरी विच रिफ्लेक्ट्स द नॉर्मल वॉल्यूम डिस्काउंट प्रोवाइडेड इन सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ भाई, मुझे बताओ ये मार्केट रेट है या मार्केट रेट नहीं है? मार्केट रेट है सर, वेरी गुड सर, मार्केट रेट है, मार्केट रेट है, मार्केट रेट है। कितना जी? 1940। भाई हमने ये पढ़ा था कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में नए यूनिट्स ऐड हो और वो मार्केट रेट पे ऐड हो तो आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखना है, नए कॉन्ट्रैक्ट को अलग रखना है। तो बताया मेरे पास जो नया कॉन्ट्रैक्ट आया वो कितने का है? टोटल 380। अच्छा जी, अब बताओ टोटल कितने हो गए? टोटल यूनिट्स कितने बाकी रह गए? 400। टोटल वैसे कितने हो गए? 500, लेकिन बाकी कितने रह गए टोटल? 400। 200 पुराना कॉन्ट्रैक्ट, 200 नया कॉन्ट्रैक्ट। फिर वो कह रहा है भैया एट 31 दिसंबर 2001 बॉल पीएलसी डिलीवर्ड 400 कंप्यूटर्स। अब बताओ, मैं 100 तो बेच चुका हूं, कितने यूनिट मैंने और देने कस्टमर को? 300 और देने। वो कह रहे साल के एंड तक हमने 400 डिलीवर कर दिए थे। देखो डे 1 पे हमने कॉन्ट्रैक्ट कितने का किया था? 300 का। उसमें से कितने दे दिए? 100 दे दिए। कितने रह गए? 200 रह गए। 200 और ऐड हो गए, तो टोटल 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 कितने हो गए? टोटल 500 हो गए, जिसमें से 100 हम डिलीवर, वो कह रहे हैं हमने टोटल 400 डिलीवर कर दिए थे एंड तक। तो बताओ मैंने मजीद कितने और डिलीवर करने? 300। 300 कहां से डिलीवर करूं? फीफो बेसिस हमने यूज किया था। कौन सा सर? पहले कौन सा? पहले 200 पुराना वाला। सर मार्केट है, ये कैसे पता चला? उर्दू जुबान में उसने लिख के दे दिया कि फॉर एडिशनल विच रिफ्लेक्ट्स द नॉर्मल वॉल्यूम डिस्काउंट
प्रोवाइडेड इन सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट्स विद अदर कस्टमर्स। उसने कहा जो अदर कस्टमर्स को जिस रेट पे मैं ये देता उसी रेट पे मैंने इस बंदे को भी दिया है, कोई फेवर नहीं किया है, कोई डिस्काउंट नहीं दिया है, कोई एडिशनल चीज मैंने उसको नहीं, कोई फेवर नहीं दिया मैंने उसको, तो सर मैं इसको क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल रेट पे ट्रीट कर रहा हूँ ऐसा। अब मेरे बच्चों मुझे एक चीज बताओ, अजान हो रही है यहाँ तो नहीं आ रही आवाज, टाइम हो रहा है, चलो फिर 1 मिनट रुक जाओ। मैं भी गुस्सा इस चीज पे भी है कि सुबह जब क्लास लगी तो शाम में क्यों लगी, तो ही क्लास थी ना। है क्यों, तोड़ दो, आ जाओ मेरे बच्चों आ जाओ। चलो मेरे बच्चों अजान हो गई होगी आई होप। अब बताओ मैं मजीद कितना रेवेन्यू बुक करूं मेरे बच्चों, वो कह रहे हैं हमने 300 यूनिट और बेचे, 300 यूनिट हमने और बेचे, कितना बुक करूं सर, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से, पहले ये 4 लाख फारिग करो और अब बताओ इसमें से कितना फॉरवर्ड करूं, इसमें से आधा 19 सर हमें कैसे पता चला कि हमें फीफो बेसिस इस्तेमाल करना, सर इसलिए कि नया कॉन्ट्रैक्ट हमारे पास एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, हमने क्या करना है, पुराना अलग नया अलग। उसने कहा भाई एंड तक हमने 400 यूनिट फॉरवर्ड किए, तो मुझे बताओ एंड तक अगर हम 400 यूनिट फॉरवर्ड कर रहे हैं तो 200 100 पहले फॉरवर्ड कर चुके हैं और 200 हमने पुराने वालों में से फॉरवर्ड किए, 100 पक्का क्लियर है। सर वॉइस बहुत लो आ रही है, ये कैसे हो सकता है, अपने पास से वॉल्यूम तेज कर दो बेटा। वॉल्यूम ओके, अभी दे देता हूँ बेटा, अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ, अभी दे देता हूँ जी। अब मुझे एक बात बताओ सर, कितने लोगों ने घर जाके सवाल को अटेम्प्ट किया, सच बताना झूठ नहीं बोलना, नहीं किया। पता है एक अल्लाह का फरिश्ता आएगा एक दिन, वो हमारे हिस्से का काम करेगा, ठीक है ना। नहीं मुझे लग रहा है ये वाली उम्मीद है तुम लोगों को, मुझे लग रहा है ये वाली उम्मीद है कि एक दिन अल्लाह का एक फरिश्ता आएगा, सर ना क्लास अपलोड हुई, यार अल्लाह के बंदो तुम लोगों को पहले लाइव क्लास पढ़ाई जाती है और मैंने लाइव क्लास आधे में छोड़ दी थी कल, मुश्किल से को 40 मिनट की कल क्लास हुई है और मैंने टोटल 2 सवाल कराए कल की क्लास में। ये ना बड़ा मसले वाली बात है कि अगर आप घर जाके नहीं देख रहे हो। देखो मैं बार बार एक चीज बोले जा रहा हूं और वो मैं ये बोले जा रहा हूं कि अगर आप ये समझते हो कि किसी टीचर के पढ़ाने से कोई पेपर पास होता है, खुदा के वास्ते इस गलत फहमी को जहन से निकाल दो। आपको अपने घर पे बैठ के जो चीज पढ़ रहे हो उसकी तैयारी करनी लाजमी है। मैं अभी एक टीचर का मतलब एक क्लास का वो सुन रहा था, पोर्शन सुन रहा था, किसी ने मुझे फॉरवर्ड किया, हर लाइन में एक टीचर कह रहा है मेरे इतने गोल्ड मेडल्स हैं, मेरे इतने गोल्ड मेडल्स हैं, मेरे इतने गोल्ड मेडल्स हैं। और भाई अल्लाह के बंदों, टीचर के पढ़ाने से गोल्ड मेडल नहीं आता, टीचर के पढ़ाने से बच्चा पास नहीं होता। मैं अभी मार्केटिंग करना शुरू करूं तो मैं 10 चीजें बोल दूं, मैं आपको अभी झूठी एश्योरेंसेस देना शुरू कर दूं, कुछ नहीं करो, बस क्लास में आया करो, पेपर पास हो जाएगा, मेरे ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब तुम फेल होगे तो फिर मैं तुम्हें लानत भी नहीं देने दूंगा, मैं तुम्हें तड़ियां लगाऊंगा, मेरे बारे में फेसबुक पे लगा तो उल्टा लटका दूंगा, ठीक है ना। ये चलता है मार्केट। तो खुदा के बंदों में तुम्हें रियलिस्टिक पिक्चर दिखा रहा हूं, घर पे नहीं पढ़ोगे नहीं होगा पास। अगर तुक्के में कहीं लारे लप्पे में ये निकल भी गया, मैं आपको अश्योरेंस दे रहा हूं सीए फाइनल आप पास कर ही नहीं सकते। थोड़ा अपने अंदर आदत डाल दो, तुमने सिर्फ ये पेपर पास नहीं करना मेरा बच्चा, तुमने आगे जाके बाकी के पर्चे भी पास करने। मैं तुम्हें क्यों अपना मोहताज बनाऊं।
घर जाके चीजें देखना बहुत जरूरी है। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, यहां तक हिसाब किताब क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं। देखें, मैंने एक बंदे से एग्री किया कि मैं उसको 300 यूनिट बेचूंगा, उसको 100 यूनिट मैंने बेच के रेवेन्यू बुक कर लिया 100 यूनिट्स का। कितने रह गए बाकी? 200 रह गए। उसने कहा मुझे 200 और चाहिए, और जो 200 हम उसको दे रहे हैं वो मार्केट रेट पे दे रहे हैं, उसका कोई लिहाज नहीं रख रहे हैं। कोई हम नहीं कह रहे हैं कि तू भाई ये जा तेरे लिए ज्यादा डिस्काउंट, नहीं, कोई 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 उसको जो है वो इम्तियाजी सलूक उसके साथ नहीं। ठीक है जी। तो सर स्टैंडर्ड कहता है अगर आप एडिशनल यूनिट्स दे रहे हो उस बंदे को और कोई इम्तियाजी सलूक नहीं रख रहे, तो फिर आप एक काम करें, आप अज्यूम करें ये 200 यूनिट जो बाकी है पुराना कॉन्ट्रैक्ट, और ये 200 यूनिट आप और उसको बेचने जा रहे हो नया कॉन्ट्रैक्ट। सर अब मुझे बताएं, मैं दोनों को अलग अलग रखूंगा। साल के एंड तक मैंने उसको 300 मजीद यूनिट्स बेचे। कहां से 300 बेचूं? पुराने वाले ब्लॉक से आप 200 बेच दें और नए वाले ब्लॉक से आप 100 और बेच दें। क्लियर हो गया ये मेरे बच्चों? अब बताओ उसके बाद सेकंड सिनेरियो में क्या कह रहा है। वो कह रहा है एडिशनल 200 यूनिट्स हैं और हमने उसकी प्राइस 2,80,000 रखी, 1,400 रुपए की एक प्राइस रखी, 30% हमने उसको डिस्काउंट दिया। अब बताओ सर, 30% डिस्काउंट देने का मतलब है ये या तो हमारे ससुराल से आ रहा है, ठीक है जी, जिस वजह से हमने उसको इतना इतना डिस्काउंट दिया है, मामा का पुत्र होगा, फूफा का लड़का होगा, अदरवाइज हम उसको इतना बड़ा डिस्काउंट। अब बताओ सर, क्या ये मार्केट टर्म्स पे एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट्स? नहीं। तो बताओ अब मैं क्या करूं मेरे बच्चों? अब मैं करूं ये कि मैं यूनिट्स रखूं, रेट रखूं, अमाउंट रखूं। कितने? 300, 2,000, किधर जा रहा है भाई तू, 6 लाख। अब बताया मैंने एंट्री क्या पास की होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कितने से? 2 लाख। फिर ये मैं बेच चुका हूं। अब मुझे बताया कितने यूनिट मेरे पास बाकी है मेरे बच्चों? 200। वैल्यू 4 लाख बाकी है सर। अब बताओ, मैंने 200 एडिशनल यूनिट देने का उसको वादा किया और रेट रखा मेरे बच्चों 1400। अब बताओ क्या मैं इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ट्रीट करूं? क्या नया कॉन्ट्रैक्ट मार्केट रेट पे? नहीं सर। अब हम क्या करेंगे, दोनों को मिला के जो रिमेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है पुराना और नया, कितना हो जाएगा ये? 400। फिर वैल्यू टोटल। अब बताओ मैं वेटेड एवरेज रेट निकाल लूं, कितना? 1700। अब बताओ मैं जितने यूनिट बेचूंगा उसको रेट क्या एलोकेट करूंगा? 1700। बताओ मैंने साल के एंड तक उसको 300 यूनिट और बेचे, तो बताओ मैं क्या एंट्री पास करूंगा? 300 यूनिट और बेचे तो काउंट रिसीवेबल डेबिट कितने? 300 इंटू 1700 कितने? ऐसा है मेरे बच्चों, ये 1400 ये डिस्काउंटेड प्राइस है ऐसा। तो बताओ जब डिस्काउंटेड प्राइस होगी हम वेटेड एवरेज निकाल लेंगे, जब एग्जैक्ट मार्केट रेट पे देंगे तो हम पुराना अलग नया अलग यानी फीफो बिफे इस्तेमाल करेंगे। ये हमारी तीसरी क्लास है जिसपे हम ये बहस कर रहे हैं। क्लियर हो गया मेरे बच्चों? क्या मैं अगले टॉपिक पे चला जाऊं IFRS 15 के? पक्का? सर इसको कॉपी करना है तो सुकून से करने, शाबाश। जी मेरे बच्चों हम बढ़े आगे।
चलो सिनेरियो 1 में वॉल्यूम डिस्काउंट वाली बात क्या कह रहा है? देखो मैंने कल भी तुम लोगों को एक बात बताई थी कि अगर एक मार्केट नॉर्म के हिसाब से डिस्काउंट दिया जाए वो मार्केट रेट ही कहलाएंगे। मिसाल के तौर पर एआरटीटी कहता है जी फीस है 20,000 रुपए पर सब्जेक्ट, ठीक है जी, 4 सब्जेक्ट के हो गए कितने, 80,000 रुपए, ठीक है जी। लेकिन जो बंदा 4 सब्जेक्ट लेता है उसको 200 रुपए का डिस्काउंट देते हैं, 79,800। तो मुझे एक बात बताओ, ये 200 रुपए का जो हमने डिस्काउंट दिया है ये नॉर्मल मार्केट ट्रेंड पे दिया है। अब एक बंदा आए और कहे कि सर मुझे डिस्काउंट चाहिए ज्यादा, ठीक है जी, मेरा मेरिट है, मेरा गोल्ड मेडल है, ठीक है जी, और मैं कहूँ मैंने आपसे, वो बच्चा कहे मैंने आपसे पढ़ा है, मैं क्लास में आके 15 दफा कहूँ मेरा गोल्ड मेडल है, मेरा गोल्ड मेडल है, मेरा गोल्ड मेडल है, मेरा गोल्ड मेडल है, ठीक है जी, और फिर उसके बाद तो मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता हूँ ये क्या होगा, मार्केट ट्रेंड से हटके होगा। ऐसा ये इसको हम जो है ना वो नॉर्मल मार्केट टर्म के तौर पे कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा है जी मेरा बच्चा। अच्छा, व्हाट इफ के मेरिट वाले को हम आम तौर पे डिस्काउंट देते हो तो ये भी मार्केट ट्रेंड में आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि सर मेरा मेरिट आया है, ठीक है ना, और अल्लाह की कसम घर पे पढ़ के आया, मैंने आपसे एक क्लास नहीं ली है। मैंने कहा बेटा ये बात किसी को नहीं बताना, मैं तुम्हें 50% का डिस्काउंट दे रहा हूँ। तो सर याद रखिएगा ये चीजें मार्केट टर्म्स में नहीं आएंगी, ठीक है जी। बढ़े हम आगे दोस्त। चलो जी मेरे प्यारे बच्चों, बेटा बोर्ड पर बोर्ड पर बोर्ड पर। नमाज का ब्रेक देंगे नहीं बेटा, मेरा नाम अरविंदर डिसिल्वा, मैं नहीं दूंगा, बिल्कुल दूंगा भाई। अच्छा ऐसा सुनिएगा दोस्त, एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन पेपर में एक दफा टेस्ट हो चुका है, बोर्ड पे देखिएगा दोस्त। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लेकिन पेपर में एक दफा टेस्ट हो चुका है। सर वो क्या है जनाब? वो है जनाब नॉन कैश कंसिडरेशन। आप किसी को गुड्स बेचो और सामने से वो बच्चे आपको जो है ना वो क्या करें, दोहे नहीं दे, आपको कैश की जगह कोई और कंसिडरेशन दे दे, मिसाल के तौर पर कोई मोबाइल आपको गिफ्ट दे दे, गिफ्ट नहीं करेंगे, कहेंगे उसको सर इस तरह की चीजें दे, तो मैं कहूंगा जनाब ये मेरे पास क्या है, नॉन कैश कंसिडरेशन। इसकी क्यों मां मर गई? सही हुआ, 2 मिनट रुक जाओ बेटा। सुनिए दोस्त, गुड्स के अगेंस्ट शेयर मिले या बॉन्ड्स मिले या गुड्स के अगेंस्ट कोई और गुड्स मिले, ये मेरे पास क्या कहलाएगी सर, बार्टर ट्रांजैक्शन, ठीक है जी। सर बार्टर ट्रांजैक्शन के लिए, बार्टर ट्रांजैक्शन का मतलब है नॉन कैश कंसिडरेशन। सर मिसाल के तौर पर ये गुड्स मैं किसी कस्टमर को दे रहा हूं, इनकी फेयर वैल्यू 10 रुपए, कितनी
10 रुपए। मैंने कहा सर ये 10 रुपए की जो है वो थैली है, इसमें 2 पेप्सी हैं और एक पता नहीं क्या है, डबल रोटी है, पेप्सी के साथ खाएं आप सर। ठीक है जी, सुनो सुनो, बन बिल्कुल सही बन। सर और बदले में मैं आपसे एक मोबाइल फोन लूं जिसकी फेयर वैल्यू 9 रुपए। बिल्कुल चुप हो जाओ सर, सुने। अब बताओ, मैं आपको दे रहा हूं गुड्स और बदले में भी ले रहा हूं गुड्स, तो बताओ मैं सेल को किस वैल्यू पे रिकॉर्ड करूं, 10 रुपए पे या 9 रुपए पे? चलो मैं आसान एग्जांपल देता हूं, आसान एग्जांपल देता हूं, सुनो। मैं एक दुकान पे, मतलब मेरी एक दुकान है जिसपे ये मिसाल के तौर पर एक पॉइंटर मिल रहा है, ठीक है जी, ये प्रोजेक्टर का पॉइंटर है, ये मैं बेचता हूँ 200 रुपए में। ये बंदा आके कहता है सर 180 लगा दे। वैल्यू कितनी है इसकी, पैसे कितने ले रहा हूं मैं इससे, 180। सेल्स 180 पे बुक करूं या 200 पे? इसका मतलब है हम हमेशा सेल्स बुक करते हैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड पे। इसका मतलब है हम सेल्स हमेशा बुक करते हैं किसके ऊपर, जितने पैसे हमें मिल रहे हो या जितनी वैल्यू के गुड्स हमें मिल रहे हो। तो बताओ मैं सेल्स को 10 रुपए पे बुक करूं या सेल्स को 9 रुपए पे बुक करूं? याद रखना, वेरी गुड, हम हमेशा सेल्स बुक करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड। तो मैं सेल्स कितने में बुक करूंगा, 9 रुपए पे बुक करूंगा। मैं 10 रुपए पे सेल्स बुक नहीं करूंगा, मैं 10 रुपए पे सेल्स बुक नहीं करूंगा। वो भाई अल्लाह के बंदे 120 180 पे बुक करेंगे, बिल्कुल सही। डिफॉल्ट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है सर, ये डिफॉल्ट क्या होता है? सर मैं रोज घर जाता हूँ, अब्बा से छूट गालियां सुनता हूँ। एक दफा घर गया, अब्बा ने प्यार से बुला लिया, तो मैंने कहा यार अब्बा वो रोज का जो रूप है आपका वो है डिफॉल्ट रूप। ठीक है जी, डिफॉल्ट का मतलब है आमतौर पे। ठीक है जी, आमतौर पे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है कि हम क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट दी फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड, यानी कि सर मोबाइल फोन डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से, 9 रुपए से। हमने गुड्स बेची, 10 रुपए की फेयर वैल्यू की गुड्स थी, हमने उसको कितने में बेच दिया सर, 9 रुपए का मोबाइल ले लिया उसकी जगह। आम सर अगर 9 रुपए कैश देता तो कैश डेबिट कर देता, उससे क्या दिया मुझे, मोबाइल दे दिया, मोबाइल डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या कर दिया, कैश, सेल्स क्रेडिट कर दी सर, ऐसा। अब बताओ मेरे बच्चों, अगर इस मोबाइल की फेयर वैल्यू मुझे नहीं पता चल रही है, एक बंदा आया, उसने कहा सर ये पकौड़ों की थैली दे और मोबाइल ले ले। तो मैंने कहा मोबाइल कितने का है? उसने कहा मुझे क्या पता, मेरे लिए तो पकौड़ों की थैली के बराबर है। तो मैंने मोबाइल एक से पूछा, मैंने कहा कितने का है? उसने कहा यार ये तो महंगा वाला लग रहा है, ये तो मुझे लग रहा है कोई 200-250 रुपए का है। दूसरे ने देखा, उसने कहा मेरी नजर में तो 50 रुपए का है। तीसरे को मैंने देखा, उसने कहा मेरी नजर में तो ये 2 रुपए का है। अब बताओ सर, क्या इस मोबाइल की फेयर वैल्यू पता चल पा रही है? सर अगर इस मोबाइल की फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही हो, अगर इस मोबाइल की फेयर वैल्यू पता नहीं चल रही हो, नहीं चल रही हो, रिलायबल ना हो, तो फिर आप ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, सेल्स को रिकॉर्ड करेंगे कितने रुपए पे, 10 रुपए पे। बताओ हम आमतौर पे सेल्स रिकॉर्ड करेंगे किस पे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड पे। लेकिन अगर उसकी फेयर वैल्यू मालूम नहीं हो रही हो, हर बंदे के साथ उसकी फेयर वैल्यू अलग बन रही हो, रिलायबल नहीं हो, तो फिर हम क्या करेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन गिवन पे रिकॉर्ड करेंगे, ऐसा। जी मेरा बच्चा, यानी सेल्स हम रिकॉर्ड करेंगे किस पे, 10 रुपए पे। जी मेरा बच्चा। नहीं, मुझे एक चीज ये बताओ प्यारा बच्चा, मैं फिर एक चीज पूछता हूँ, ये 10 रुपए सेल्स वैल्यू कॉस्ट नहीं है, पहले तो चीज दिमाग में डाल दो, ठीक है। मे बी ये गुड्स हमें 6 रुपए की पड़ी है, ठीक है। ये 10 रुपए इसकी फेयर वैल्यू है, कॉस्ट नहीं। मतलब आमतौर पर मैं कैश पे 10 रुपए में बेचता हूँ। एक बंदा आया, उसने 9 रुपए का मोबाइल दे दिया, मैंने उसको गुड्स दे दी 10 रुपए वाली, तो टेक्निकली मैंने उसको ट्रेड डिस्काउंट टाइप की चीज दी है। तो मुझे बताओ मैं सेल्स कितने में रिकॉर्ड करूंगा, 9 रुपए पे रिकॉर्ड करूंगा, विच मेक सेंस, ऐसा। अब बताओ मैंने मोबाइल को डेबिट किया कितने पे, 10 रुपए पे। सर लेकिन मोबाइल की वैल्यू तो 9 रुपए, बेटा पता नहीं चल रही है ना, तभी तो मैं जा रहा हूं उस पे। अगर मोबाइल की वैल्यू पता चल सकती होती तो मैं उस वाली ट्रीटमेंट पे जाता ही नहीं। अब बताओ आमतौर पे सर मैं फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड पे सेल्स को रिकॉर्ड करूंगा, नहीं पता चल रही है तो। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं किसी को पकौड़े बेच रहा हूँ, वो मुझे शेयर्स दे रहा है, तो किसकी फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होनी चाहिए, शेयर्स की। सर अगर मैं किसी को से ग्लास बेच रहा हूँ, मुझे जग दे रहा है, तो जग की फेयर वैल्यू पे। सर अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ और वो बदले में से मुझे टोपी देता हुआ चला जाए, तो टोपी की फेयर वैल्यू, ऐसा है। ये कॉपी कर लो, जी जनाब। मोबाइल हमारा एसेट बन जाएगा, फिर हम उस मोबाइल से वो काम करेंगे, ठीक है ना, जो हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा।
जी मेरा बच्चा, यार 1 मिनट। एवरेज देखो जब लेते हैं जब हमें पता होता है कि करीब करीब है, रिलायबल है, फिर तो हम ये कंक्लूड ही नहीं करेंगे ना कि रिलायबल नहीं है। रिलायबल कब नहीं होती? जब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेरिएशन आ रही हो वैल्यूज। क्लास में एक बच्ची पूछ रही है, बॉल पीएलसी का सोल्यूशन किसी ने कॉपी किया है? सर अगर 9 रुपए पे बुक खरीदेंगे तो डिस्काउंट अलाउड कब बुक करेंगे? वाह जी वाह, वेरी गुड। मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चों, डिस्काउंट अलाउड सिर्फ एक सूरत में बुक करते हैं, जब वो सेटलमेंट डिस्काउंट होता है, कैश डिस्काउंट होता है कि अगर पैसे जल्दी दे दिए तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। और याद रखना वो सिर्फ आईए में था, एफआर 1 में आके हम पढ़ते हैं हमने आईए में गलत पढ़ा था। डिस्काउंट अलाउड नाम की कोई चीज आप पूरे स्टैंडर्ड में कहीं नहीं देखोगे। वो एक हॉक्स था, खत्म हो गया वो। सर लेकिन मुझे तो नंबर ही उसी पे मिले हैं। हाँ बेटा, ये हमारे सबसे बड़ा सिस्टम का मसला है कि आईए में जो किताब पढ़ाई जाती है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है। और एफआर 1 में जब आते हैं और हम कहते हैं डिस्काउंट अलाउड नाम की कोई चीज नहीं होती, हम सेल्स को ही कम कर देंगे, तो आप लोग ऐसे घूर रहे होते हो। अच्छा है, मैं जिस टीचर से पढ़कर आ रहा हूँ उसका 32 साल का एक्सपीरियंस है 31 साल की उम्र में। तो भाई बड़ा अच्छी बात है। हाँ जी, बड़े दोस्त आ गए हम। लगी कसम कितनी मुश्किल से ये फलों की टोकरी मिली थी प्रेजेंटेशन बनाते हुए हैं। जी जनाब, डिस्काउंट अलाउड की ट्रीटमेंट कुछ नहीं होगी एफआर 1 में। हम अपनी सेल्स को ही क्या कर दिया करेंगे, कम कर दिया करेंगे। ठीक है जी, आगे पूरा टॉपिक है इसके ऊपर, डिस्काउंट अलाउड की सही ट्रीटमेंट। तो सर ये आईकैप वालों को क्या मसला क्या है? मसला ये आईकैप में जो आईए का पर्चा बनाने की टीम है और जो किताब अपडेट करने की टीम है वो बिल्कुल डिफरेंट है बाकी के उससे। तो उनमें आपस में कोई कोऑर्डिनेशन भी नहीं है। सॉरी बट दिस माइट बी द फैक्ट। हमें तो ये बोला गया। सही क्यों नहीं करते? फिर बच्चे को हम कहेंगे एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, एक होता है सेटलमेंट डिस्काउंट, दोनों का एक ही ट्रीटमेंट है। तो बच्चा कहेगा कि एक ही ट्रीटमेंट है तो डिस्काउंट का नाम अलग अलग क्यों रखा? फिर वहां और आर शुरू हो जाएंगे ना, तो इस वजह से रोज का रोना। जी, बढ़े हम आगे दोस्त, बढ़ जाए दोस्त हम आगे। सर टैक्स के पेपर में ओपन बुक होने की कोई चांस है? मैं तुम्हें कल बताया एफआर 1 शायद ओपन बुक हो जाए। हम्म, चलो 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 चलो, बड़े आगे हम। एफआर 2 ओपन बुक है। चले जी, चले जी, नमाज का ब्रेक देंगे हम लेकिन एक छोटा सवाल करने के बाद। मेरे बच्चों प्लीज बोर्ड पे देख लो अल्लाह के वास्ते, तो मैं अल्लाह का वास्ता बोर्ड पे देख लो।
प्यारे बच्चों, इस सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं, यहां देख लो बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। बातें करोगे तो नहीं आएगा समझ में इंशाल्लाह। सर ये कह रहा है जनाब, एबीसी लिमिटेड प्रोवाइड्स कंसल्टेंसी सर्विसेज एंड अदर वन ऑफ फाइनेंशियल एंड एडवाइजरी सर्विसेज टू मेडी लिमिटेड। सर ये मतलब क्या है इसका? कंसल्टेंसी सर्विसेज कहते हैं मशवरा देने को, ठीक है जी। मशवरा आप देते हो सर को, बंदा अगर कोई बड़ी कंपनी खरीद रहा होता है, आप उसको मशवरा दे देते हो कि भाई कितने खरीदना चाहिए, किस तरह खरीदना चाहिए, कैश देना चाहिए, क्या देना चाहिए, ये कंसल्टेंसी होती है। सर वन ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज इसी तरह की चीजें। सर इसके बदले हम लेते क्या बंदों से? पैसे लेते हैं। इसका मतलब ये हमारा बिजनेस है, रूटीन बिजनेस है, क्या देना? मशवरा देना। सर्विस है या गुड्स है? ये ऑब्वियसली सर्विस है, ठीक है जी। इन कंसिडरेशन एबीसी गेट्स इक्विटी शेयर्स इन द फॉलोइंग मैनर। बदले में हमें पैसे मिलने चाहिए थे, यहाँ क्या मिल रहे हैं? तो मुझे बताओ, ये नॉन कैश कंसिडरेशन में आ गया। अब बताओ, नॉन कैश कंसिडरेशन में आया तो मैं फेयर वैल्यू ऑफ सर्विस पे बुक करूं या फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स पे बुक करूं? जो आपको चीजें मिल रही हैं उस पे आप बुक करोगे। तो बताओ, मेरे पास शेयर्स, वो कह रहा है हमने 6 महीने काम किया, हमें 8000 शेयर्स मिल गए। हमने कहा वाह भाई जबरदस्त। तो बताओ मैं क्या करूं? सर शेयर्स के लिए मैं क्या डेबिट करता हूं? इन्वेस्टमेंट डेबिट। एक बच्चा सोच रहा है शेयर कैपिटल नहीं आना चाहिए, और नशई हम अपने शेयर इश्यू नहीं कर रहे हैं, हम दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीद रहे हैं, तो सर फिर उस डेबिट नहीं होना चाहिए? नहीं भाई, हम किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। सर इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? 8000 इंटू 45 कितना? फिर मेरे बच्चों, सर सर्विस रेवेन्यू कह दूं? सर अगर मैंने गलती से पेपर में सेल्स क्रेडिट कर दिया, एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है जी। ये मैंने एंट्री पास की 30 जून 2014 पे, ठीक है जी। अब सुनो 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 सुनो, इसके बाद मैंने 6 महीने और काम किया, उस बंदे ने मुझे 12000 मजीद शेयर्स दे दिए। अब बताओ शेयर की इस दिन प्राइस क्या चल रही है? 52। शेयर की इस दिन प्राइस क्या चल रही है? 52। सुनो सुनो सुनो, लिखो नहीं, 2 मिनट रुक जाओ। देखिए सर, जब आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं ना, तो ये IFRS 9 में जाता है, जो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है। लेकिन चूंकि ये इलस्ट्रेशन आपके कोर्स में दी हुई है, तो मैंने इसलिए करा दिया, ठीक है ना। छुड़वाता तो वो यही पूछ लेता, ये हिस्ट्री रही है, जो चीज में छुड़वाता हूँ वही आती है पेपर में, ठीक है जी। तो सर मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है सर। 12000 शेयर उसने और आपको दिए। पुराने कितने दिए थे? पुराने वाले शेयर्स की वैल्यू उस दिन क्या थी जब हमें मिले? नए वाले शेयर जब मिल रहे हैं उस दिन वैल्यू क्या चल रही है? तो मुझे बताओ, मेरे पुराने वाले भी आज कितने पे चल रहे होंगे? 52 पे चल रहे होंगे। ये थोड़ी है कि एक एक कंपनी के 2 शेयर, एक 45 पे चल रहा है और एक थोड़ा 52 में चल रहा है, मे भी 45 वाला थोड़ा सा फटा हुआ है, ऐसा नहीं है। दोनों शेयर्स किस वैल्यू पे चल रहे होंगे? एक ही वैल्यू पे चल रहे होंगे। तो हमने पुराने वाले को तो रिकॉर्ड कर दिया कितने पे? 45 पे, और नए वाले को हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं किस पे? तो याद रखना सर, शेयर्स को हमेशा हम फेयर वैल्यू पे ही रखते हैं। किस पे रखते हैं? तो जब आप नए रिकॉर्ड कर रहे होंगे तो पुराने वाले को थोड़ा सा गेन बुक कर लेना उस पे, जैसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे गेन बुक करते हो ना, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो जब आपको शेयर्स कोई देगा, आप शेयर्स खरीदो और सब्सिक्वेंटली उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो हम गेन लाजमी बुक करेंगे। ये IFRS 9 की रिक्वायरमेंट है, जो हमारे कोर्स में नहीं है। लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि जब भी हमें शेयर्स मिलेंगे, हम क्या करेंगे? उसको फेयर वैल्यू पे रखेंगे। फेयर वैल्यू बढ़ेगी तो हमें क्या होगा? गेन होगा। तो बताओ, हमारे पुराने पुराने वैल्यू 45 से बढ़ के कितने पे आ गई? 52 पे आ गई। नए शेयर 52 पे मिले और पुरानों की वैल्यू भी 45 से उठ के 52 पे आ गई। तो बताओ मैं क्या करूं सर? सबसे पहला काम, इन्वेस्टमेंट डेबिट। सर मेरे पास 12000 शेयर्स, 52 कितने? और फिर पुराना 7 रुपए वैल्यू बढ़ी है, क्या करूं? 8000 इंटू 7। अब थोड़ी देर में चरसी आंखें मसलता हुआ उठेगा, पूरे सवाल में देखेगा 7 कहीं नहीं आ रहा, फिर पूछेगा ये 7 कैसे आया? तो भाई पुराने 45 रुपए वाले शेयर की वैल्यू बढ़ के कितनी हो चुकी है? 52। तो सर मैंने क्या किया, उसको 7 रुपए बढ़ा के रिकॉर्ड कर दिया। यार इसका कुछ करना पड़ेगा। कितना जी?
अब बताओ मेरे पास पुराने और नए शेयर्स, पुराने और नए शेयर दोनों किस पे आ गए? 52 पे आ गए। कंबाइन एंट्री बना सकते हैं बेटा, बिल्कुल बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ये भी तो पॉसिबल है कि जो दूसरी बार शेयर मिले वो डिफरेंट कंपनी के हो, तो फिर उसको अलग रेट पे बुक करेंगे। फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही तो हम एग्जामिनर पेपर में बताएगा, बिल्कुल बताएगा भाई कि फेयर वैल्यू नहीं पता चल रही है, फेयर वैल्यू गलत है, तो लाजमी बताएगा। हमें नहीं तो कैसे पता चलेगा? हम ऐसे तो नहीं कह सकते ये जिस कंपनी का हमें शेयर मिल रहा है हमें नहीं लग रहा कि ये 52 का होगा, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। अब बनाया था 6 महीने बाद और हमें शेयर मिले, अब बताओ क्या करें हम? 31 दिसंबर पे तो ये बुक हुआ था ना। जी, इन्वेस्टमेंट डेबिट कितने से? कितने शेयर्स हैं? 7,000 इंटू 390 और सर्विस रेवेन्यू क्रेडिट कितने से? पुराने वाले शेयर्स कितने? ईयर एंड पे बुक कर सकते हो, ईयर से पहले जिस दिन तुम्हें मिले ना शेयर्स उसी दिन बुक कर लो, जिंदगी आसान रखो। गेन ओसीआई में भी जाता है, पीएल में भी जाता है, दोनों जगह जाता है, आपकी मर्जी, आपने जहां डालना गेन डाल दो, शेयर्स के केस में ओनली। जी, अब बताओ पुराने शेयर्स मेरे पास कितने के पड़े हुए? 52 के पड़े हुए, कितने शेयर्स हैं? तो सर अब मैं क्या करूंगा, पूरे 20 के 20,000 शेयर्स को मैं क्या करूंगा? 20,000 इंटू 4 कितने? और सर क्या है मेरे पास? फेयर वैल्यू गेन। ये क्या लिख रहे हो? ऐसा है अनरियलाइज्ड। जी मेरे बच्चों, पक्का? सर इसको कॉपी कर लें और हाई अला सलाह। लेकिन चूंकि मेरी क्लास में नमाज का ब्रेक आया है और चलो जी, नमाज हाई अला सलाह, हाई अल फलाह। फिर सर जब सलात कायम हो जाए तो फिर यहाँ जाए। कंफर्म अनरियलाइज गेन भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं मेरा बच्चा, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। सर कब तक ब्रेक है? 10 मिनट का ब्रेक है, 4 मिनट वजू के, 6 मिनट 4 रकात फर्ज के, वापस आ जाओ, शाबाश।
मैं तुम्हें बिल्कुल ये जवाब दिया कि ये अज्यूम करना इस सवाल में फजूल होगा कि तीनों दफा जो शेयर दिए वो अलग अलग कंपनी के थे। ठीक है जी। हाँ, एग्जाम में वो सवाल में दे सकता है कि पहली दफा शेयर किसी और कंपनी के लिए, दूसरी दफा किसी और कंपनी के लिए, लेकिन यहाँ ऐसी कोई बात लिखी नहीं है। ठीक है ना। चले जी, बढ़े हम आगे। आवाज आ रही है मेरी? डाउनलोड कर। चलो बेटा, एक और कॉन्सेप्ट। भाई थोड़ा सा लाउडली बोले आप, अल्लाह के वास्ते अपने कंप्यूटर की वॉल्यूम थोड़ी सी तेज कर दें। ठीक है ना। हाँ जी, सब कह रहे हैं सेट है, तो दो लोगों को सुनाई नहीं देता। आ जाओ बेटा। चलो जी, बेहतरीन आवाज आ रही है। अच्छा जी, सुनो सर, छोटा सा कॉन्सेप्ट है अगेन सर। अगेन इस पे एग्जामिनर ने दो दफा क्वेश्चन पूछे, दो दफा क्वेश्चन पूछे। ये है क्या सर? मेरे बच्चों अच्छे तरीके से पहले समझ लो, फिर हम प्रेजेंटेशन पे जाएंगे। चला जा भाई, चला जा भाई, हमने कहाँ सुना था? अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी। अच्छा जी, चलो सर। ठीक है जनाब, गुड्स सोल्ड विद राइट टू रिटर्न। आप किसी बंदे को गुड्स बेचो, ठीक है, और उन गुड्स के अगेंस्ट जो है वो एक राइट दो, उनको एक वारंटी दो कि अगर नहीं चले सही तो वापस ले आना। एक सर्टन मंथ्स का टाइम दे देते हैं हम, सर्टन डेज का टाइम दे दिया कि अगर नहीं चले तो वापस ले आना। क्या मुझे सेल्स बुक करनी चाहिए? भाई सेल्स हम बुक करते हैं जब हम रिस्क पास ऑन कर देते हैं। मुझे पता है कि उस बंदे ने वापस भी ला सकता है, तो मैं सेल्स क्यों बुक करूं? ऐसा है कि नहीं है? मैंने मिसाल के तौर पर यार किसी को गुड्स बेचे, मैंने कहा भैया अगर खराब हो तो वापस ले आना, तो क्या मैंने वाकई अपना रिस्क ट्रांसफर कर दिया? गुड्स गई, तो क्या सेल्स बुक करना चाहिए? हैं जी। सर स्टैंडर्ड कहता है भैया जब भी आपके पास ये सिनेरियो आए तो आपके पास दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं कि आपकी हिस्ट्री ये बताए कि जी हम रिटर्न्स को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, यानी जब भी मैं 100 यूनिट बेचता हूं 3 वापस आते हैं। ये अंदाजा है हमारा। हिस्ट्री में ये रहा है कि जब भी हमने 100 यूनिट बेचे 3 वापस आए, 97 वापस नहीं आते हैं। बड़ी लंबी हमारी हिस्ट्री को 10-12 साल की, और यही हमारा हिसाब किताब है। तो सर स्टैंडर्ड कहते हैं जब आपको पता है अंदाजे से कि जब आप 100 बेचोगे तो कोई 97 कस्टमर रोक लेगा, 3 वापस करेगा, तो जितने कस्टमर ने वापस नहीं करने उसका रेवेन्यू बुक कर लो, बाकी को छोड़ दो। लेकिन अगर आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप सेल्स बुक ना करो, रुके रहो। कब तक? जब तक के वारंटी पीरियड का टाइम कंप्लीट ना हो जाए। इसका मतलब है प्रोजेक्टेबल रिटर्न्स का मतलब क्या है? जब रिटर्न्स का आप अंदाजा लगा सकते हो। सर जब रिटर्न्स प्रोजेक्ट नहीं हो सकते हैं तो इसका मतलब है हम अंदाजा, अब बताओ सर जब रिटर्न्स प्रोजेक्ट हो सकते हैं हम क्या करेंगे? सेल्स बुक करेंगे उस एरिया का जो हमें लगता है कि वापस नहीं आएगा। और सर अगर हमें हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? सेल्स बुक। चलो मुझे एक चीज ये बताओ मेरे बच्चों, जी मेरा बच्चा, देखो अभी हमने सीखना है कि उससे अकाउंटिंग हम करेंगे क्या, ठीक है ना? ना 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 ना, देखो हमने अभी आगे, अगर 2 मिनट रुको ना, तो यहाँ देख रहे हो, तो हमारे पास यहाँ तुम्हारे पास आएगा नहीं, सॉरी, हमारे पास अभी आगे हम देखेंगे रिटर्न ज्यादा हो जाए, प्रोजेक्शन से कम हो जाए। लेकिन स्टैंडर्ड कह रहा है भैया तुम एक रीजनेबल अंदाजा लगा सकते हो, तुम एक रीजनेबल अंदाजा लगा सकते हो। अगर एक रीजनेबल अंदाजा लगा सकते हो मेरे बच्चे, तो फिर आप सेल्स बुक कर लो, रुको नहीं। लेकिन अगर आप एक रीजनेबल अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है, तो फिर आप सेल्स बुक ना करो। अब बताओ मेरा नया प्रोडक्ट है, आज तक हमने कभी ऐसा प्रोडक्ट बेचा नहीं है,
सर अगर मैं ऐसे किसी प्रोडक्ट को जो है वो सेल कर रहा हूँ, तो मुझे बताओ सर मुझे क्या क्या देखना चाहिए? नॉट प्रोजेक्टेबल या प्रोजेक्टेबल? नॉट प्रोजेक्टेबल सर। अगर एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं जमाने से बेचता हुआ आ रहा हूँ तो प्रोजेक्टेबल। तो याद रखना सर, आम हालात में जब आप गुड्स बेचते हो तो हम अज्यूम करते हैं कि हमें पता होता है कि इसमें से कितने % गुड्स क्या होंगे, वापस आएंगे। जैसे मैं ERTT की एग्जांपल दूं, जो बच्चा रिजल्ट से पहले यहाँ फीस जमा कराता है, उसमें से 20% बच्चे ऐसे होते हैं जो वापस आते हैं, कह रहे हैं सर मेरा पुराना रुक गया है, इसके पैसे उसमें डाल दें और उसके पैसे इसमें डाल दें, और कुछ ना बचे तो मुझे सारे वापस दे दें। ठीक है जी। तो मुझे बताओ सर, अब ARTT जब रेवेन्यू बुक करता है तो चूंकि हमने एक वारंटी पीरियड रखा हुआ है कि जी आप इतने पीरियड के बाद आके पैसे अपने वापस मांग सकते हैं, तो हम रेवेन्यू बुक नहीं करते। हम रेवेन्यू बुक करना कब शुरू करते हैं? क्योंकि हमारा रिटर्न प्रोजेक्टेबल नहीं है। क्यों? कभी 20, कभी 25, कभी 15, कभी 18, कभी 12, कभी 2%, कभी 200%। ठीक है जी। सर हमारी हिस्ट्री भी है, लेकिन हम रिटर्न्स को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन आमतौर पर सर एक कंपनी जब एक रीजनेबल हिस्ट्री रखती है ना, तो वो रिटर्न्स को प्रोजेक्ट कर सकती है। अच्छा, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी मार्केट बड़ी वॉलेटाइल है, ये बात भेजे में बैठती है। अब बताओ सर कब रिटर्न्स प्रोजेक्ट नहीं हो सकते? सर या तो नया प्रोडक्ट हो या पास हिस्ट्री भी कोई इतनी अच्छी नहीं रही हो, हमें अंदाजा नहीं लगा सकते। अगर अंदाजा लगा सकते हैं तो फिर आप प्रोजेक्टेबल रिटर्न्स अगर हैं तो आप थोड़े थोड़े को छोड़ के बाकी की सेल्स आप बुक कर ले। ऐसा पहले मैं छोटी सी एग्जांपल के थ्रू इसको एक्सप्लेन करूंगा, फिर हम आगे जाएंगे। अज्यूम करो हमने 50 यूनिट्स बेचे। कितने? 50 यूनिट्स बेचे। स्टेप 1, सबसे पहले सोचो कि इस 50 में से कितने वापस आएंगे। सोचो, हमने सोचा, हमने कहा यार हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि जब भी हम 50 यूनिट बेचते हैं ना, उसमें से सर उसमें से 4 वापस आते हैं, 46 बिक जाते हैं। 4 वापस आते हैं, 46 बिक जाते हैं। वो जल्दी ऊपर आ गया, ये वाला ना जल्दी उड़ के आ गया ऊपर, वक्त से पहले आ गया। ठीक है जी। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग आपने रोड पे मोटरसाइकिल चलाते हुए देखे होंगे, वो दुनिया में भी जल्दी आए थे। ठीक है ना, हर जगह उनको जल्दी पहुंचना होता है। बैठा हुआ सही। अच्छा जी, सर सुने, तो हमने सोचा 50 में से 46 कस्टमर रोक लेगा और 4 वापस कर देगा। क्या मैं कंक्लूड करूं कि रिटर्न्स प्रोजेक्टेबल है? तो बताओ मैं रेवेन्यू कितने का बुक करना चाहिए? 46 का रेवेन्यू बुक करना चाहिए, 4 का रेवेन्यू बुक नहीं करना चाहिए। ऐसा तो सर सेल्स एंड रिफंड लायबिलिटी बुक करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और राइट ऑफ रिटर्न एसेट। ये क्या होता है मैं बता रहा हूं, तीनों बता रहा हूं। सर हम करेंगे क्या? 46 का सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बुक कर लेंगे। बाकी का क्या करेंगे वो अभी मैं बता रहा हूं। ठीक है जी, बाकी का क्या करेंगे वो अभी बता रहा हूं। सिंपल मैंने आपको ये बताया कि हम क्या करेंगे, जितने यूनिट्स हमें पता है कि वापस आएंगे उसकी सेल्स बुक नहीं करनी, जितना हमें लगता है कि वापस नहीं आएंगे उसकी सेल्स बुक कर लेनी है। ऐसा अच्छा, अब इसको कॉपी नहीं करेगा कोई, कॉपी नहीं करेगा कोई। मैं पहले सर इसको समझाऊंगा इस शीट के ऊपर सर, फिर मैं लेके जाऊंगा आपको दोबारा प्रेजेंटेशन। सुनो, मुझे एक बात बताओ, गौर से सुनो, कोई बकवास नहीं कर रहा, कोई फायरिंग नहीं कर रहा। 50 यूनिट हमने बेचे, 50 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो है 80 रुपए पर यूनिट, और 50 यूनिट की जो सेलिंग प्राइस है वो है 100 रुपए पर यूनिट। कितने दिए हमने कस्टमर को? 50। कितने यूनिट बेचे? 50। 50 यूनिट बेचे, 50 यूनिट बेचे। बताओ उससे पैसे कितने मांग रहा हूं? सर 100 रुपए के हिसाब से पैसे मांग रहा हूं, ऐसा ही है ना? मुझे लग रहा है कि इस 50 में से 46 सेल हो जाएंगे, यानी कि रिटेन हो जाएंगे। सर 4 मेरे पास क्या होंगे? वापस आएंगे। ऐसा तो सर मुझे एक बात बताएं, स्टैंडर्ड कह रहा है 46 की आप सेल्स बुक कर लें, 4 की सेल्स बुक नहीं करनी। 4 का फिर क्या बुक करना है? ना ना ना, सुनो 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 सुनो, मैं थोड़ा पैसे ज्यादा लिए ना सर। मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट, पता है कितने से? 50 यूनिट्स पूरे पूरे इंटू 100, कितने? हमने कहा भाई पैसे तो इनसे पूरे लेने जब तक के मामला क्लियर नहीं होते। फिर सेल्स में बुक कर रहा हूं कितने की पता है? 46 इंटू 100 कितना? 4600। और बाकी मैं बुक कर रहा हूं रिफंड लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? कि अगर ये बंदा रोता हुआ वापस आया कि जी ये गुड्स खराब हैं वापस कर दें, तो मैं इनको पैसे वापस कर दूंगा, रिसीव करूंगा पूरे। लेकिन जब वारंटी पीरियड के दौरान वापस आ गया तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। तो मुझे क्या लग रहा है कितने यूनिट्स के पैसे वापस देने पड़ेंगे? तो उसकी मैंने लायबिलिटी बुक कर ली।
और कितना यूनिट मुझे लग रहा है कि यार बिक गए, खत्म हो गए। अब सुनो जरा दोस्त, जब वो आएगा पैसे मांगने के लिए तो क्या कहेगा? पैसे दो, लेकिन साथ में कुछ लेके भी आएगा ना, गुड्स वापस लेके आएगा ना। जब वो कहेगा वो गुड्स मेरे घर में पड़े, वो सही नहीं चल रहे, तो मैं उसको बोलूंगा चलो मुझे भी अपने घर ले जाओ। ऐसा मैं उसको क्या कहूंगा, जाके गुड्स के जो गुड्स है वापस लेके आओ, ऐसा। अब बताएं सर, सुने, अब मैं अपने पास एंट्री पास करूंगा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी नहीं बेटा, रिफंड लायबिलिटी रखना। एग्जामिनर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिफंड लायबिलिटी में कोई फर्क नहीं रखता। आपके लेवल पर एग्जामिनर कहता है चाहे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रिएट करने कर दो, चाहे रिफंड लायबिलिटी क्रिएट करने कर दो, लेकिन याद रखना ये वो पैसे हैं जो मैं रिसीव कर चुका हूँ, जिसके अगेंस्ट मुझे टेक्निकली गुड्स नहीं देनी बल्कि पैसे वापस करने। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी वो होती है जिस जो पैसे आप ले लेते हो और उसके अगेंस्ट आपने फ्यूचर में क्या देना होता है, गुड्स देने होते हैं। सर यहाँ मैंने गुड्स नहीं देने, खैर। अब बताओ अगली एंट्री, अगली एंट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कितने यूनिट की सेल बुक की है? तो सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी 46 का ही बुक होना चाहिए, नहीं तो मैचिंग कॉन्सेप्ट की चटनी बन जाएगी। कितना? और सर और इन्वेंट्री तो सर मेरे पास से पूरी चली गई, इन्वेंट्री तो पूरी चली गई, पूरे 50 यूनिट्स के गुड्स उठा के ले गया वो आराम खुद, तो सही है, कोई मसला नहीं, क्रेडिट कर दो। बाकी राइट ऑफ रिटर्न एसेट, रो रहा नहीं, राइट ऑफ रिटर्न एसेट, कितने इन्वेंट्री के यूनिट ऐसे हैं जो वापस आने? 4, 4 इंटू 80 कितने? 300। अब बताओ सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं प्यारे भाई, जितने यूनिट की सेल्स बुक की उतने यूनिट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक किया, जितने यूनिट की रिफंड लायबिलिटी बुक की, हमें पता है कि ये वापस आएंगे तो हमारी राइट ऑफ रिटर्न एसेट है, ऐसा मुझे बताओ ये कौन सा केस है? राइट ऑफ रिटर्न एसेट की नेचर टेक्निकली इन्वेंट्री है जी। सर ये प्रोजेक्टेबल का केस है, जितने यूनिट आपको पता है कि वापस नहीं आएंगे, सेल बुक कर लो, और जो वापस आएंगे उसकी रिफंड लायबिलिटी बुक कर लो। जितनों की सेल बुक करोगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बुक करोगे, और जो यूनिट वापस आने रिटर्न आने तो उसके लिए आज से क्या कर दोगे, एसेट क्रिएट कर दोगे। ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है। सर अगर एक्सपेक्टेड 4 रिटर्न आएंगे बट एक भी नहीं आया, आ रहा है बेटा, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, सारा आगे आ रहा है, सारा आगे आ रहा है। 3 केसेस है, व्हाट इफ के रिटर्न 4 से ज्यादा हो जाए, व्हाट इफ के रिटर्न 4 से कम हो, और तीसरा व्हाट इफ के 4 ही रिटर्न हो जाए। यही पॉसिबल है ना, ये तीनों करवा रहा हूं आपको। ऐसा RORA का कॉन्सेप्ट, बेटा मेरे पास एक ऐसा एसेट है, ये जो मेरा एसेट है, किसी के पास गिरवी पड़ा हुआ है, तो मैंने अपने पास से इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी, क्योंकि इन्वेंट्री वो ले गया, लेकिन चूंकि वो मेरी इन्वेंट्री है, वो वापस आएगी, तो मैंने अपने पास क्या बुक कर लिया, राइट, राइट है मेरा, राइट है ये कि मुझे अपने गुड्स क्या मिले, वापस मिले। तो मैंने क्या किया, अपने पास एक इन्वेंट्री की जगह एसेट बुक कर लिया, किस नाम से, राइट ऑफ रिटर्न एसेट। ऐसा सर पहले ये कॉपी कर ले, बिल्कुल कर लो। रिटर्न होना जरूरी है, एक्सचेंज का केस भी आ सकता है, और अल्लाह के बंदो पहले इसको नोट कर लो, बाकी सारी चीजें उसके बाद देख लेते हैं। ठीक है जी, एक चीज हम एक वक्त में एक चीज पढ़ सकते हैं मेरा बच्चा, रिफंड भी तो हो सकता है सर, रिटर्न भी तो हो सकता है, या रिप्लेस भी तो हो सकता है। व्हाट इफ के मैं सर अब जो है वो, चलो जाने दो, ज्यादा ज्यादा हो गया, ज्यादा जूम आउट हो गया। जी मेरे बच्चों, जी मेरे बच्चों, जी कॉपी, वो पीपीटी 1 मिनट शो करें, पूरा शो कर रहा हूं दोबारा। सुनो 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 सुनो,
सर ये कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? इसका नाम है गुड सोल्ड विद द राइट ऑफ रिटर्न। बढ़े हम आगे। ये यकीन करो अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता कि एक बंदा एक वक्त में सबको अकेले अकेले पढ़ा सकता होता ना, और मतलब जैसे मैं इसको पढ़ाता, ये यहाँ इधर उधर देखता है एक चमाट लगती, यहाँ इधर उधर देखता है एक चमाट लगती, यकीन करो ये कॉन्सेप्ट IFRS 15 5 दिन में खत्म हो जाता। ठीक है जी। है? हाँ बोलो बोलो बेटा। लायबिलिटी, रिफंड लायबिलिटी। अलग अगर एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जिसमें ऑनलाइन में चमाट का ऑप्शन, ठीक है ना, और क्लास से पहले टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक एग्रीमेंट हो 15 चमाट फी क्लास, एक बच्चा फेल नहीं हो। हाँ 15 चमाट, 2 मुक्के, 1 लात, लात आखिरी हो, ठीक है जी, सीधा इसराइल पे। एसेट है, राइट ऑफ रिटर्न एसेट। IFRS में कितने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, मैं कॉन्सेप्ट काउंट करने बैठा सीए फाइनल में, 1700 से ऊपर कॉन्सेप्ट है सीए फाइनल में, FFR में 1700 से ऊपर कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। तो पिछले 1 साल से मैं प्रेजेंटेशंस बना रहा हूँ, अभी तक कंप्लीट नहीं हुई जी। कितने कॉन्सेप्ट्स रह गए IFRS 15 में? 30% हो गया, 30% हो गया। तुम लोग आता ना ये दिमाग में कैसे रखते हैं आप। देखो मेरा दिन रात पढ़ाना काम है, तो मेरे दिमाग में रह जाती है चीजें, ठीक है ना। ये कोई नहीं, कोई किसी के स्पेशल स्किल है। आप अक्सर और बेशतर जो काम दिन भर करते हैं वो आपके दिमाग में रात में भी रहता है, नहीं रहता है? रहता है ना। तो फिर नॉन कैश कंसिडरेशन में सिर्फ इन्वेस्टमेंट वाले क्वेश्चन है, बाकी भी आ सकते हैं, ठीक है। चलो जी, प्रेस क्लब पे प्रोटेस्ट है, आएंगे क्यों भाई? चलो अब आ रहा दोस्त, मेरा एक सवाल, सुनो सुनो प्यारे भाई, उसी उस पे आओ, इस पे आओ, शाबाश। सुनो दोस्त, मेरे बच्चों, दोबारा प्रेजेंटेशन पे आओ, विजुअली कनेक्ट करो चीजों को, दिमाग आगे रखो। सबसे पहले जब प्रोजेक्टेबल रिटर्न आए, 50 यूनिट हमने बेचे, सबसे पहला काम, जब 50 यूनिट हम बेच रहे हैं तो क्या करेंगे? रिटर्न प्रोजेक्ट कर लेंगे, ठीक है जी। ये खामखा उड़ता हुआ आ गया। सर एक्सपेक्टेड हमारे पास है कि 46 रिटेन होंगे, 4 रिटर्न हो जाएंगे। सर स्टेप 2 आप ये देख लो कि आपने कितनी सेल्स और रिफंड लायबिलिटी और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और RORA बुक करना है। किस पे सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बुक होगी? जो रिटेन रहेगा। कितनों पे रिफंड लायबिलिटी और राइट ऑफ रिटर्न एसेट बुक होगा? सर जो एक्सपेक्टेड है कि वापस आएंगे, ठीक है जी। अब देख ले सर, मैंने 5000 से कैश डेबिट किया, 4600 से मैंने सेल्स क्रेडिट की और रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट कर दी। जितने यूनिट की मैंने रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट की उतने यूनिट से मैंने राइट ऑफ रिटर्न एसेट बनाया। जितने यूनिट की मैंने सेल्स क्रेडिट की उतने से मैंने क्या बनाया? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ऐसा है, ऐसा है। अच्छा सुनो, लॉजिकली एक बात बताओ, अगर 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 ना मगर सुन्नी नगर, यहां देख लो, ये लिखा होता था ना पहले रोडों पे, अल्ताफ नगर है। चले जी सर, मुझे एक बात बताएं, केस 1, अगर रिटर्न आया पूरा 4 यूनिट गई जो हमने सोचा था, क्या होगा? पैसे देने पड़ेंगे, रिफंड लायबिलिटी डेबिट करना पड़ेगी, कितने से? 400 रुपए से। यही क्रिएट की थी आपने? यस सर। पैसे दे दे भाई वापस यार बंदे को, कैश या अकाउंट रिसीवेबल कम कर दे, जो भी है वापस करे बंदे के पैसे, ऐसी की तैसी। फिर जब उसको तुम पैसे वापस करो, इन्वेंट्री तो लो अपनी। इन्वेंट्री डेबिट कितने से? 320, और RORA क्रेडिट कितने से? खत्म, पक्का? कोई कंफ्यूजन, कोई पंचायत, कोई पसूड़ी, कोई मसला, कोई पंगा? नथिंग।
लिखेगा नहीं, कोई भी नहीं लिखेगा, कोई भी नहीं लिखेगा। केस टू, केस टू, केस टू, केस टू, ये कॉन्सेप्ट हर जगह अप्लाई होता है, बस ये नाज़िमाबाद में नहीं होता। बिल्कुल हर जगह अप्लाई होता है भाई, क्यों नहीं होगा? हाँ जी। अब मुझे एक चीज ये बताएं, व्हाट इफ के सर हमारे पास 4 की जगह 5 रिटर्न आ गए। अब बंदा आया 5 रिटर्न के लिए, हम उसको क्या करें? मना कर दें कि भाई हमने चूंकि 4 सोचा था, हमारी अकाउंटिंग खराब होगी, चले जाओ यहां से। अब सर इसका मतलब है हमने क्या करना है? बाकी अगर सर ज्यादा रिटर्न आ गया तो हमने जो सेल्स ऑलरेडी बुक की है, इसका मतलब है वो गलत बुक की है। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक की है वो गलत बुक की है, वो रिवर्स करना पड़ेगी। तो क्या करूं सर मैं? सबसे पहले तो सर एक काम करें, उसको पैसे दे दें, कैश या अकाउंट रिसीवेबल कम कर दें। कितने? 5 यूनिट का रिटर्न है, 500। सर जो रिफंड लायबिलिटी बुक की थी वो खत्म कर दें, 400। बाकी सेल्स डेबिट कर दूं, कितने? सेल्स रिटर्न नहीं, हाँ सेल्स डेबिट करना। सेल्स रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं होती है, डिस्काउंट अलाउड नाम की कोई चीज नहीं होती है। जो डिस्काउंट आएगा, जो रिटर्न आएगा, हम सेल्स का अकाउंट यूज करेंगे पेपर में। क्लियर है? कितना भैया? अब सीधी सी बात है, सेल्स रिटर्न हुई है तो साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी एडजस्ट करना पड़ेगी। अब बता सर, मेरे पास इन्वेंट्री आई है कितने यूनिट्स की? 5 यूनिट की। 5 यूनिट्स की कितने? 400। ROR हमने बुक किया हुआ था कितने का? तो बाकी सर, बाकी मेरे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रिवर्स हो जाएगा कितने से? सेल्स कितनी रिवर्स की? 1 यूनिट की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने यूनिट की रिवर्स की? 1 यूनिट की। जो आपने सर ज्यादा सेल्स बुक कर दी थी वो भी रिवर्स, और उससे रिलेटेड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रिवर्स। ऐसा है, ऐसा है। देखो यार, 2 मिनट बोर्ड में देखो, सेल्स रिटर्न का नाम नहीं होगा। नहीं बेटा, मैं फिर रिपीट कर दूं, IFRS 15 इज ऑल अबाउट रेवेन्यू, और वो कहता है एक हेड यूज होगा रेवेन्यू का। ठीक है जी, जितने आप डिस्काउंट दोगे वो भी रेवेन्यू में से नेट करोगे। इवन जो डिस्काउंट आपने नहीं दिए लेकिन आपका दिल कर रहा है कि मैं उसको डिस्काउंट दे दूं, वो भी अभी से बुक कर लोगे। हमने भी आगे डिस्काउंट देखने। ठीक है जी। मैं आपको बोल रहा हूँ, जो अकाउंटिंग आप बचपन से अब तक पढ़ते आ रहे हो, वो अकाउंटिंग आप फॉलो नहीं होती। जब IFRS 15 पढ़ते हैं, इसीलिए लोगों को बहुत ज्यादा कोफ्त होती है कि यार मैं A लेवल्स में और इंटरमीडिएट में ये पढ़ कर आया था और वो पढ़ कर आया था, और ये अब क्या हो रहा है। और मैं आईए में अभी 6 महीने पहले AC अकाउंटेंसी बॉडी का पेपर देकर आ रहा हूँ, उसमें तो कहानी और थी। हाँ सर, यहाँ कहानी और है। ये मसला है हमारा। ठीक है जी। स्टैंडर्ड से पढ़ोगे, एक सेल्स का हेड यूज होगा, ट्रेड डिस्काउंट भी उसी में से नेट होगा, वॉल्यूम डिस्काउंट भी उसी में से नेट होगा, कैश डिस्काउंट उसी में से नेट होगा। सेल्स रिटर्न नाम की कोई चीज नहीं आएगी सर। वो तो हम जो परपेचुअल पीरियोडिक में पढ़ते थे, सबको आग लगाओ। ठीक है जी। अब बताएं सर, व्हाट इफ के रिटर्न कम आया? केस 3, 4 यूनिट हमने सोचे थे, 3 यूनिट का रिटर्न आया। अब वेरी गुड सर, आप रिफंड लायबिलिटी तो खत्म करें भाई, पूरी पूरी 400, लेकिन पैसे हमने कम पे करने, कितने? तो बाकी आप सेल्स बुक कर लें। आप कहें 100 यूनिट आपने रख लिया, बेहतरीन। अब जब सेल्स बुक किया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बुक करना पड़ेगा। कितने की? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 80, और इन्वेंट्री 80 के 3 यूनिट्स 240, और राइट ऑफ रिटर्न एसेट खत्म कर दो कितने से? तो सर अगर ज्यादा रिटर्न आ गया, सेल रिवर्स कर देना, कम रिटर्न आया तो सेल्स बुक कर लेना, कहानी खत्म। सर कॉपी करें उसको। जी मेरे बच्चों, बड़े हम आगे। सर ये सेल्स रिटर्न वारंटी पीरियड के बाद एंट्री बनेगी ऑब्वियसली मेरा बच्चा। IS 20 का क्विज कब चेक है?
ना नासिर कौन से कोई इसकी बात करोगे सर? ये सेल्स रिटर्न वाली बात खाली IFRS 15 के लिए या पूरे FAR 1 के लिए? देखो आप सिंगल एंट्री पढ़ोगे दोबारा आपको पुराने अकाउंटिंग में जाना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड रखना IFRS 15 से। ठीक है, आप वहां जाओगे ना, सिंगल एंट्री भी पढ़ना शुरू किया होगा आकाश के साथ, वहां फिर सेल्स रिटर्न आ रहा होगा, फिर तुम लोग परेशान होगे। तो बस याद रखना ये कॉन्सेप्ट सिर्फ आपने महदूद रखना है प्रैक्टिकल लाइफ के लिए और IFRS 15 के लिए। ठीक है जी, बस। जी मेरा बच्चा, देखो केस 3 में क्या हुआ, 1 यूनिट कम रिटर्न आ गया, तो इसका मतलब है 4 की जगह 3 रिटर्न है, 1 यूनिट उससे रख लिया, रखा है तो सेल्स बुक कर लो फिर। ठीक है, तो हमने 1 यूनिट की सेल्स भी बुक कर ली मेरा बच्चा, और साथ में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बुक कर ली। ठीक है ना, पूछ लेता हूँ बेटा, मैं पूछ लेता हूँ। जी बढ़े हम आगे। अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अब देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया ना, अब इसको हमने दिमाग में फिट करना है। ठीक है, तो अब हमें दोबारा आना पड़ेगा एक छोटी सी प्रेजेंटेशन में। देखो मैं एक बात आपको बताऊं, ये प्रेजेंटेशन जो मैं बना रहा हूँ ना, इसका सोल ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप पेपर के करीब रिवीजन कर रहे होंगे ना, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके पास एक जगह मौजूद है। ठीक है ना, एंड में लोग ना अपने कॉन्सेप्ट्स लिख रहे होते हैं बैठ, वो जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी है और ये प्रेजेंटेशन हमने पास रखनी है। ठीक है सर, सर मेरे पास एडजस्टमेंट सब्सीक्वेंट टू सेल्स एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न, एक दफा आपने चीजें बुक कर ली, अब रिटर्न्स मोर देन एक्सपेक्टेड, क्या होगा सर? पहले सर आप सबसे पहले काम करें, रिफंड लायबिलिटी खत्म करें, सेल्स रिवर्स करें और कैश वापस कर दें। ठीक है जी, और सर जब आपके पास रिटर्न आए गुड्स, तो आपने चूंकि सेल्स रिवर्स किए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी क्या होना चाहिए? रिवर्स होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो बुक हो रहा है बेटा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट से बुक होता है, क्रेडिट से रिवर्स होता है। अच्छा 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 अच्छा, अब ये याद रहेगा, जब रिटर्न ज्यादा आ गया तो हम सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। लेकिन अगर रिटर्न सर एक्सपेक्टेशन के बराबर आए तो सीधी बात है, सिर्फ रिफंड लायबिलिटी पे ऑफ हो जाएगी और ROR इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, अगर सर रिटर्न जो है वो कम आए तो सीधी सी बात है, एक्स्ट्रा सेल्स बुक कर लेना, और अगर सेल्स बुक किए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बुक कर लेना। ऐसा ये याद रहेगा बाबू, पक्का? ठीक है जी, प्रेजेंटेशन भी शेयर कर दे। नहीं बेटा, ये मैंने अपनी फूफो के लिए बनाई, शेयर ही करूंगा ना भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, व्हाट इफ कि हम गुड्स बेचे और हमें पता ही नहीं होगा रिटर्न आएगा या नहीं आएगा? हाँ जी, वेट करेंगे हम। तो जब वेट करोगे तो एंट्री क्या पास करोगे? भाई मुझसे इन्वेंट्री लेके जा रहा है वो, कोई एंट्री पास नहीं करूं, इन्वेंट्री लेके जा रहा हूं, मैंने कहा चलो तो मैं समझ आ जाए तो मैं एंट्री पास करूंगा, उसने कहा अगर नहीं आया तो कोई एंट्री पास नहीं करूंगा। नहीं सर, ऐसा नहीं है। करेंगे क्या हम सर? खुद बताओ, अभी अभी तुमने पढ़ा, जो गुड्स वापस आनी है उसके लिए हम क्या करते हैं? ROR डेबिट करते हैं, रिफंड लायबिलिटी बुक करते हैं, याद है ना? तो मुझे बताओ क्या करेंगे हम? सुनो 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 सुनो, करेंगे क्या? नॉट प्रोजेक्टेबल रिटर्न। हमने गुड्स बेचे 50 यूनिट्स, और से सुनो 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 सुनो, जब हमने 50 यूनिट बेचे ना, देन हमारा एक लीगल राइट है कि हम उससे पैसे क्लेम करें, भले उसके साथ वारंटी है। बंदा मोबाइल लेने आया, हमने कहा इसकी वारंटी कितने की? 1 साल की। मैंने कहा 1 साल में अगर खराब हो गया तो वापस ले आओ। ठीक है, पैसे दे रहा था, मैंने कहा पैसे भी नहीं दो, क्या पता तुम्हें वापस लाना पड़े, ले जाओ, ऐसा तो नहीं होगा ना? तो सर वारंटी देना एक बात है, पैसे लेना दूसरी बात है, वो लीगल क्लेम है आपका, क्योंकि आप उसको गुड्स दे रहे हो।
तो बताओ मैं डे 1 पे एंट्री क्या पास करूं? सबसे पहले तो कहता है जनाब रिकॉग्नाइज द कैश रिसीव्ड एज रिफंड लायबिलिटी, फिर रिकॉग्नाइज इन्वेंट्री गिवन एज आरओआरए, ऐसा कैश डेबिट और रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट, और फिर आरओआरए डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। अब बताओ इसमें हमने क्या सोचा, रिटर्न कितने यूनिट्स आएंगे? पूरे रिटर्न आएंगे। पूरे रिटर्न में सोचा ना कि हमें पता ही नहीं हमने क्या किया, ना सेल्स बुक की ना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक किया, पूरे रिटर्न आ गए तो हम ये एंट्रीज रिवर्स कर देंगे, इन्वेंट्री डेबिट करके आरओआरए क्रेडिट कर देंगे और रिफंड लायबिलिटी खत्म कर देंगे रिसीवेबल के अगेंस्ट, ऐसा। अब हुआ क्या, गौर से सुनना सर, जब पीरियड खत्म हो गया हमने रेवेन्यू बुक कर लिया। कितना रेवेन्यू हमने बुक किया? अज्यूम करो हमें उस बंदे को पैसे वापस करने पड़े थोड़े से, तो जितने वापस करने पड़े वो क्रेडिट कर दो, बाकी रेवेन्यू में डाल दो, ऐसा। अज्यूम करो हमने 4 यूनिट के पैसे उसको वापस किए, तो हमने कैश क्रेडिट कर दिया 400 से, सेल्स क्रेडिट कर दी और रिफंड लायबिलिटी खत्म कर दी। सर जितने यूनिट्स वापस आए थे उसकी हमने इन्वेंट्री डेबिट कर दी, बाकी कॉस्ट। सर 4 की जगह अगर 3 रिटर्न आते तो सर हम ये 3 का हिसाब किताब बुक करते, ये हम 400 की जगह क्या कर देते, 300 कर देते, फिर ये क्या हो जाता, अकॉर्डिंगली चेंज हो जाता, ऐसा। तो सर याद रखना ये वाला केस काफी आसान है। क्या करना है आपने, सारे पैसे जो रिसीव किए वो रिफंड लायबिलिटी में डाल देने, और सारी इन्वेंट्री जो आपने दी है वो आरओआरए में डाल देनी है। फिर सर जितने यूनिट वो रख ले उसकी सेल्स और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बुक कर लेना, बाकी आप इन्वेंट्री वापस अपने पास ले आना, ऐसा। ये कॉपी कर लो पहले, शाबाश। हम ना जल्दी से पूछो मेरा बच्चा इसमें क्या समझ नहीं आया, पहले इसको कॉपी कर लो, मैं दोबारा समझा देता हूँ, कॉपी कर लो। शाबाश मेरे बच्चों, इसके बारे में मन मन के सवाल करने। जी मेरा बच्चा, जी मेरा बच्चा, 400 का रिटर्न क्यों किया जबकि वापस तो कुछ नहीं आया? ये किसने कहा कि नहीं आया वापस कुछ भी? ये कहां लिखा है कि नहीं आया वापस कुछ भी? भाई मैंने अज्यूम किया मुझे नहीं पता कितने वापस आएंगे, मैंने सेल बुक नहीं की, जब वापस आ गया तो मैं सेल बुक कर लूंगा, जो वापस आया उसको रिकॉर्ड कर लूं। सर अगर एक भी यूनिट वापस नहीं आता तो सारी की सारी सेल बुक हो जाती, क्या टेंशन? कोई टेंशन नहीं। मैं ऑडिट पढ़ाता हूं ना, तो उसके अंदर एक चीज होती है पॉजिटिव कंफर्मेशन, एक होती है नेगेटिव कंफर्मेशन। पॉजिटिव कंफर्मेशन ये होती है कि मैं एक बंदे से एक चीज पूछूं और मैं उससे एक्सपेक्ट करूं कि वो जवाब देगा, और नहीं जवाब देगा तो मैं बार बार फॉलो अप करूंगा। नेगेटिव कंफर्मेशन ये होती है कि जब आप किसी को लेटर लिखो तो उसमें लिखो कि अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो जवाब ना दो, और नहीं एग्री करते हो तो जवाब दे दो, ऐसा। तो नेगेटिव कंफर्मेशन में जवाब कब आता है? जब वो एग्री, अब हर दफा आता है। मैंने भाई यकीन करो क्विज लिया, 110 बच्चों ने उसका जवाब दिया, और 110 में से 80-90 बच्चों ने एक, मैंने लिखा मैंने नेगेटिव कंफर्मेशन भेजी अब तक जवाब नहीं आया, तो मुझे क्या करना चाहिए? फॉलो अप करना चाहिए फॉलो अप, उसको कॉल करें। और खुदा के बंदो, जब वो कह रहा है कि नेगेटिव कंफर्मेशन का रिप्लाई नहीं आने का मतलब है रजामंदी। आपने एक बंदे से कोई चीज पूछी और आपने उसको कहा कि चुप रहना, तो आप राजी हो, और अगर मेरी बात से सहमत नहीं हो तो जवाब दे देना। अब वो चुप है, अब आप उसको उंगली की जा रहे हो, बोलो ना बोलो ना, है? तो खुदा की कसम मैं हैरान हो गया यार जवाब पढ़ के। इसका मतलब है आप लोग का मतलब अटेंशन, आप लोग अटेंटिव जीरो रहते, फोकस नहीं है यार तुम लोग का। हाँ जी, बहुत पढ़ने में बहुत मजा आता है, उसमें किस्से कहानियां बहुत होती है, थ्योरी सब्जेक्ट है वो।
ठीक है जी। लेकिन ये है कि फिर वो सवालात के जवाबात ऐसे आते हैं, ऐसे जवाबात आते हैं कि नेगेटिव कर। मैं यकीन करो, मैंने मेरिट होल्डर बच्चे जो हैं उनकी कॉपी उठाई, उसने भी ये लिखा था कि ऑडिटर को फॉलो अप करना चाहिए, ऑडिटर को किसी और मीन से फॉलो अप करना। और नहीं जवाब आ रहा तो नहीं आया ना भाई, इसका मतलब है सामने वाली कंपनी राजी है आपकी बात से। चलो जी, बढ़े हम आगे, बढ़े। पिछली स्लाइड खोले, ये पहले कॉपी करो तो मैं पिछली स्लाइड खोलूं ना। चलो बेटा शाबाश, पास पेपर का एक सवाल हमने सॉल्व करना है, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, शाबाश। जी बढ़े आगे, 7 बज चुके हैं, दूसरी क्लास है। कौन सी क्लास है? FR2 अभी। अच्छा चलो सुनो, सारी चीजें छोड़ो, सुनो एक चीज, सुनो एक चीज। सर पूरी डिस्कशन की समरी तुम्हारे पास सिर्फ 2 स्लाइड्स होनी चाहिए, एक वो जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज बनी हुई है और एक ये वाली। देखो सर, ये मैंने स्लाइड इसलिए नहीं बनाई है कि आपको ये चीजें याद करनी है, आपको ये चीजें बार बार इसलिए पढ़नी है कि इस पे MCQs आएंगे, तैयार रहना उसके लिए। ठीक है जी। देखो मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट इस दफा कवर करके चल रहा हूँ, कोई चीज मैं खाली नहीं छोड़ रहा। ठीक है जी। आप अगर अल्लाह ना करे फेल हो तो उसमें सोल रीजन आपकी अपनी मेहनत का हो, मेरी इन्वॉल्वमेंट या आकाश की इन्वॉल्वमेंट का ना हो। मैं अपने तौर पे और मेरे साथ जो आकाश पढ़ा रहा है अपने तौर पे ये चीज करेंगे, वो ये ना हो गया सर ने थ्योरी नहीं पढ़ाई थी। सारी चीजें मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। ठीक है जी। मैं इसको रीड भी कर रहा हूँ, तुम्हारे साथ पढ़ भी रहा हूँ। ये कह रहा है जनाब मैंने प्रोडक्ट इज सोल्ड विद द राइट ऑफ रिटर्न, वहां क्या देख रहा हूँ मेरे पास लिखा ना, when a product is sold with the right of return, revenue should not be recognized for the goods that are expected to be returned। उर्दू जुबान में ये बात समझ आती है, जो गुड्स वापस आनी है उसके अगेंस्ट रेवेन्यू बुक ना करो। ये पहली चीज जो मुझे याद रखनी है। सर दूसरा, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न यूजिंग द एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड और सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम। सर ये आपने ये क्या कहानी कर दी, ये क्या होता है? सर सुने, और से सुने, मैं एक पर्टिकुलर गुड्स बेच रहा हूँ, ठीक है जी, एक गुड्स बेच रहा हूँ। स्टैंडर्ड मुझे यहाँ तक अलाउ करता है कि अगर आपकी हिस्ट्री ऐसी रही है कि कभी रिटर्न कम आए, कभी ज्यादा आए, कभी रिटर्न कम आए, कभी ज्यादा आए, तो आप क्या करें, एक प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि 15 यूनिट रिटर्न है, इसके चांसेस 40% है, 30 यूनिट रिटर्न है, इसके चांसेस 20% है, 60 यूनिट रिटर्न है, इसके चांसेस इतने % है। आप एक वेटेड एवरेज एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालें। और अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी है या आपकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है और आपको पता है कि आपके एग्जैक्ट कितने यूनिट रिटर्न आते हैं, तो सिंगल मोस्ट लाइकली आउटकम ले लें। देखो ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स है कि हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर एक ही पॉसिबिलिटी है रिटर्न आने की, हमारी हिस्ट्री रही है कि 3% ही रिटर्न आता है, तो पिक 3%। हमारी हिस्ट्री है कभी 4% रिटर्न आता है, कभी 5% आता है, कभी 3 आता है, लेकिन इसी रेंज में घूम रहा होता है, 4-5-3, 4-5-3। तो फिर वो क्या कहता है, इन सबको प्रोबेबिलिटी असाइन करो और एवरेज निकालो। ठीक है जी। ये क्या कहलाएगा, एक्सपेक्टेड वैल्यू मेथड। लेकिन एग्जाम में ये चीज तुमसे पूछे, इसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स निकालने के कितने तरीके हैं, 2, या तो एक ही परसेंटेज पिक करो या 3-4 पिक करो और उनका क्या निकाल लो, एवरेज निकाल लो, डन। फिर अ रिफंड लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड, काला ब्लू, काला ब्लू, काला ब्लू, ब्लू। एक मिनट रुक जाओ बेटा, परसेंटेज हम खुद सोचेंगे, हाँ अंदाजा लगाएंगे हम। आया
वापस से चलो, काला ब्लू, काला ब्लू, सी ग्रीन। हाँ जी, फिर वो कह रहा है भैया एक रिफंड लायबिलिटी बुक करो फॉर द कंसिडरेशन रिसीव्ड रिलेटिंग टू एक्सपेक्टेड रिटर्न। जो आपने वापस आने गुड्स, उनके अगेंस्ट अगर पैसे मिल गए तो आपकी सेल नहीं है, वो आपकी लायबिलिटी है, उसके अगेंस्ट क्या बुक कर लो? रिफंड लायबिलिटी। द लायबिलिटी इज रीअसेस्ड एट एवरी रिपोर्टिंग डेट एंड एट द एंड ऑफ द वारंटी पीरियड। इसका उर्दू में मतलब ये है कि अगर आपने गुड्स बेचे हैं जिसका वारंटी पीरियड लंबा है, तो फिर आप हर रिपोर्टिंग डेट पे बैठ के सोचो, पहले मैंने सोचा था 3 रिटर्न आएंगे, अब मुझे लग रहा है 4 रिटर्न आएंगे, अब मुझे लग रहा है 5 रिटर्न आएंगे, तो आप इस सेल्स और लायबिलिटी को क्या करते जाओ? चेंज करते जाओ। लेकिन अगेन ये चीज तुम्हारे कोर्स का पार्ट नहीं है, लेकिन चूंकि ये चीज स्टैंडर्ड में लिखी हुई है और चूंकि ये चीज थ्योरी में पूछी जा सकती है, तो आपने करना है रीअसेसमेंट। आप मॉड्यूल ई में जाके पढ़ोगे सी फैप में, रीअसेसमेंट ऑफ वेरिएबल्स हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है। जी मेरा बच्चा, तू देखो ये कह रहा है कि यार मिसाल के तौर पर हमारी हिस्ट्री कहती है कि हमेशा 3% का रिटर्न आता है, सिंगल परसेंटेज है, सिंगल आउटकम। लेकिन हमारी हिस्ट्री कहती है कभी 3 रिटर्न आएगा, कभी 4 रिटर्न आता है, कभी 5 रिटर्न आता है। तो कह रहे ये कंक्लूड ना करो कि हमें रिटर्न का पता नहीं है। अगर एक रेंज में रिटर्न आ रहे हैं तो आप क्या निकाल दो? एवरेज निकाल दो, कहानी खत्म। सेट है जी। सर फुल स्क्रीन कर दे प्लीज। तो ये कौन सी स्क्रीन चल रही है? कहाँ चला गया भाई? चलो जी, चौथा, RORA represents a seller's right to recover goods from customer। हमारा राइट है, ठीक है जी। इट इज मेजर्ड एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ गुड्स। ये लेस को छोड़ दो, ये बहुत ही लंबी कहानी है, हम कहीं और निकल जाएंगे। किस वैल्यू पे RORA को हम बुक करते हैं? और जो इन्वेंट्री की वैल्यू है चर्सियों, उसी पे बुक करते हैं ना। एक इन्वेंट्री का यूनिट अगर 80 रुपए का, तो RORA भी कितने पे बुक करते हैं? 80 रुपए। अच्छा 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 जी। 0.3 रिपीट कर दे। 0.3 में मैंने ये कहा कि जो पैसे आपको मिले ऐसी गुड्स के जो वापस जाने, ठीक है जी। मिसाल के तौर पर आपने शादी की दुल्हन जहेज लेके आई, वो जहेज संभाल के रखो, वो वापस जाना है, ठीक है जी। तो वो आपकी चीज नहीं है, आपने क्या करनी है? वापस करनी है। सर जब आप गुड्स बेच रहे हो, आपको पता है कि जरा मैं एक चीज बेची है, इज बाउंड टू कम बैक, तो आप क्या करो? उसके पैसे आपकी इनकम नहीं है, क्या है? लाइबिलिटी बुक करके रखो और फिर हर रिपोर्टिंग डेट पे बैठ के उसको रीअसेस करो। सर ये क्या होता है? रीअसेस करने का मतलब ये होता है वही जो आप आई कैप के एग्जाम देने के बाद बार बार पेपर निकाल के करते हो। 40 आ जाएंगे, 2 इसमें आ गए, 3 इसमें आ गए, 50 हो गए पूरे। ये करते हो? ये क्या है? बार बार अंदाजा लगाते हो कि 50 होंगे कि नहीं होंगे। वॉशरूम में बैठे हो, दीवार में नंबर बनाए जा रहे हो, पहले क्वेश्चन में 12। तो सर ये वो आपको यहाँ भी कह रहा है कि आपने सोचा 4 यूनिट्स रिटर्न आएंगे, 4 की जगह आप ये एंड पे पहुंचे, आपने कहा 4 नहीं, मुझे लग रहा है 5 रिटर्न आएंगे, या मुझे लग रहा है 3 रिटर्न आएंगे। सर वो स्टैंडर्ड कहता है हालात देखते हुए आप अपनी रिफंड लायबिलिटी को क्या करते जाए? एडजस्ट करते जाए। देखो मैं फिर बता दूं, ये पूरी ये जो पेज है, ये सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के लिए कवर करने के लिए किया गया है, ताकि एक परसेंटेज का भी लूप होल मैं ना छोड़ू, ऐसा। अच्छा जी, फिर वो कह रहा है भैया अगर आपकी बैलेंस शीट पे रिफंड लायबिलिटी और ROUA, रिफंड लायबिलिटी और RORA मौजूद है, इनको कहीं नेट ना कर देना। RORA अलग से दिखाना और रिफंड लायबिलिटी अलग से दिखाना, ये दोनों चीजें बैलेंस शीट पे अलग से आनी चाहिए, ऐसा है। अब बताओ, इस पूरे केस में हमने 5 चीजें पढ़ी। आप सर जब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको पता है कि जी मेरे एक्स नंबर ऑफ यूनिट्स रिटर्न आते हैं, आप उसका रेवेन्यू छोड़ के बाकी रेवेन्यू बुक कर लो। जो रिफंड आने, रिटर्न आने, उनके अगेंस्ट रिफंड लायबिलिटी और RORA बुक कर लो, ठीक है जी। अगर सर ज्यादा रिटर्न आ गया तो कुछ सेल्स रिवर्स कर दो, कम रिटर्न आया तो फर्दर सेल्स बुक कर लो, उतना ही रिटर्न आया तो सिर्फ रिफंड लायबिलिटी पे ऑफ कर दो और अपनी गुड्स रिसीव कर लो। सर अगर हमें ये लग रहा है कि हमें नहीं पता कि इन्वेंट्री वापस आएगी नहीं आएगी, हम प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे, तो जब तक के वारंटी पीरियड खत्म नहीं होता, आप अपने पास जितने पैसे रिसीव किए वो रिफंड लायबिलिटी में रखो और जितने यूनिट्स आपने डिलीवर किए वो RORA में रखो। सर जब वारंटी पीरियड खत्म हो जाएगा तब तुम्हें पता चल जाएगा कि कितने वापस आए, तो जितने वापस आए उसके अगेंस्ट आप पैसे वापस कर दो, रिफंड लायबिलिटी खत्म कर दो, और जितने वापस नहीं आए उसके अगेंस्ट सेल्स बुक कर लो, ऐसा है। सर बस बेसिकली हर रिपोर्टिंग डेट पे रीअसेस असेस्ड वैल्यू शो करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल।
अब बताओ सर, मैंने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट भी इसका कवर कर लिया, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट भी कवर कर लिया, चीजें याद रहेंगी। अच्छा, अब अगली क्लास में मैं शुरू में 15 मिनट नाम लेके ऑनलाइन ऑफलाइन, सर एमसीक्यूज कितने मार्क्स के आते हैं सर? 10 नंबर के भी आते हैं, हिस्ट्री में 30 नंबर के एमसीक्यूज भी आए, 20 नंबर के भी आए। और लास्ट टाइम मैंने टीचर्स को देखा, बहुत सारे लोगों ने क्या किया, FAR2 के पेपर के लिए गेस्ट पेपर दिए। हमारे हिसाब से एमसीक्यूज इस चैप्टर में से आएंगे, एंड दीस टू चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज माय प्रोफेशनल, चाहे कि आपने दिए ही नहीं, ठीक है ना? तो अल्लाह के वास्ते प्रेजेंटेशन में सेंड कर देता हूँ अभी, ठीक है जी, कर लोगे मैनेज? कल अगली क्लास में शुरू में मैं 10 मिनट ना पुरानी चीजें सुनूंगा, नहीं आई ना तो तंबू में बम्बू, ठीक है? याद रखो बस, ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।